नमस्कार, आदाब। मैं हूँ मारिया शकील और मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं और मैं वीरा को भी देख सकती हूँ। वीरा भी ज्वाइन कर चुके हैं और रणवीर भी यहाँ पर मौजूद है। वीरा, रणवीर, अखिलेश जी, आदाब, नमस्कार। और ये सवाल सबसे पहले कि सूत्र क्या कह रहे हैं, सूत्रों की कितना माने हम? तो सूत्र जो है हमारे लगातार हमें कुछ न कुछ जानकारियां देते रहे हैं और यही कारण है कि जो कार्यक्रम हमने शुरू किया इसका नाम ही हमने रखा है सूत्रों की माने। और इसमें सूत्र जो है हमेशा सही हो ये भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन सूत्रों पर हम भरोसा जरूर करते हैं और जो सूत्रों की बात होती है वो हम आप तक पहुंचाते भी हैं। और जब राजनीति बनता है तब उसमें सूत्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई जानकारियां वो देना चाहते हैं लेकिन वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि ये जानकारी उनकी ओर से आई, तो इसीलिए हम सूत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसीलिए हमने कार्यक्रम का नाम रखा है सूत्रों की माने। तो और चूंकि अब चुनाव सिर पर हैं, जल्दी चुनाव की घोषणा भी होने जा रही है, तो सूत्र जो है अब ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे और हमें लगातार जानकारी देते हैं। और इस हफ्ते सबसे बड़ी खबर आ रही थी कि क्या कमलनाथ भाजपा के होंगे और इसीलिए अखिलेश जी मैं आपसे पूछूंगी क्यों कमलनाथ कमल के नहीं हुए, क्या बात हुई? तो हमारा आज का सबसे पहला जो है वही टॉपिक है कि कमलनाथ जो है कमल के क्यों नहीं हुए। तो आप जानती हैं मारिया की ये बात काफी लंबे समय से चल रही थी, खासतौर से तब जबकि विधानसभा चुनाव में कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। उसके बाद यहाँ संदेश गया, उसके बाद उन्हें पीसीसी चीफ पद छोड़ना पड़ा, नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें छोड़ना पड़ा और उसके बाद वो चाहते थे कि राज्यसभा उन्हें मिले लेकिन वो भी उन्हें नहीं मिली। तो ये एक तरह से संदेश कांग्रेस आलाकमान की ओर से गया कि कमलनाथ से वो खुश नहीं है। इसी के बाद कमलनाथ ने एक तरह से दबाव डालने की रणनीति के तहत ये बातें उनके खेमे से शुरू हुई कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। अच्छा, बीजेपी को भी जरूरत इसलिए थी क्योंकि 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 28 सीटें बीजेपी जीत गई थी। सिर्फ छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ है, वहां से बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी। नकुलनाथ जो कि उनके बेटे हैं, करीब 35,000 वोटर से वो जीत गए थे मोदी लहर के बावजूद। तो बीजेपी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीतना चाहती है और इसलिए छिंदवाड़ा कैसे जीते इस पर वो काम कर रही थी। और हमने देखा कि कई पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस कर रहे हैं वो बीजेपी में आए हैं। हाल ही में अशोक चौहान महाराष्ट्र में जो पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में आए, उनको राज्यसभा पार्टी मिलेगी। तो इसलिए कमलनाथ की ओर से भी ये बातें आई थी कि अगर ऐसा हुआ तो मौका लगा तो वो बीजेपी में जा सकते हैं। तो ये चर्चा तभी चली और कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों के नाम आए और दोनों दिल्ली भी आ गए, दोनों दिल्ली भी आ गए इन्हीं चर्चाओं के बीच में। तब बीजेपी की यहाँ पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी चल रही थी, तो इसलिए सारी बातचीत चली। लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, ये जो बात है ये सिरे नहीं चढ़ पाई, इसलिए क्योंकि पार्टी के भीतर इस बात का विरोध हुआ। कमलनाथ 77 साल के हैं, तो ये पूछा गया पार्टी के भीतर कि उनकी उपयोगिता क्या है। केवल एक सीट के लिए आप इतनी बड़ी वो अपने सिर पर लेना चाहते हैं। लायबिलिटी इसलिए क्योंकि छिंदवाड़ा की जहां तक बात है वो उनकी पकड़ कोई शक नहीं की बहुत मजबूत है, लगातार वहां से चुनाव जीतते आए हैं। एक उपचुनाव हारे थे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पार्टी के भीतर जब होता है ना लॉस ऑफ प्रॉफिट का, जब नफा नुकसान का जब आकलन होता है, तो ये कहा गया कि कमलनाथ वही शख्स हैं जिनके बारे में बीजेपी लगातार ये मुद्दा बनाती आई है कि 84 के जो सिख विरोधी दंगे यहाँ पर सिख विरोधी हिंसा हुई थी दिल्ली में, उसमें उनकी भूमिका है। और जब भी कमलनाथ का नाम कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी आगे करती थी तो बीजेपी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाती थी। तो अगर कमलनाथ को आप ले आते हैं तो ये मुद्दा आपके हाथ से निकल जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र में आपने अशोक चौहान को लेकर के आए तो आदर्श सोसाइटी का स्कैम का जो मामला है वो आपके हाथ से निकल गया। ये बात अलग है कि जो अभी व्हाइट पेपर सरकार की ओर से रखा गया उसमें भी उस स्कैम का नाम दिया गया, लेकिन उसके बाद लेकर वाला वॉशिंग मशीन वाला चार्ज फिर से लगता है कि आप उस चार्ज को बुला दिए, तो ये विरोध हुआ, इसके चलते वो नहीं आ पाए। और अखिलेश जी सवाल ये भी होगा कि अब छिंदवाड़ा का क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और पहले उससे पहले वीरा बताइए, वीरा कि क्या हो रहा है कर्नाटक में राज्यसभा के चुनाव के मुद्दे पर। जैसे मैं बता रहा हूँ मारिया, बिफोर आई कैन, ये कर्नाटक में बारे में एक क्विक सवाल आप लोगों से है जो आप ब्रेक के बाद आंसर कर सकते हैं क्या, क्योंकि कांग्रेस लोगों से हमारा कांग्रेस सूत्रों से हमें पता चला कि शुरू से बात कमलनाथ का नहीं थी, नकुलनाथ का था छिंदवाड़ा में। और दूसरा है, अगर ये नहीं हो पाया क्या शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा से लड़वाएंगे बीजेपी। ये दोनों बात यहाँ कांग्रेस का नेता ने आगे टॉपिक आपको इंतजार करना चाहिए। अब अगला टॉपिक हमारा ये वाली जो आपने सवाल पूछा है कर्नाटक में, तो कमलनाथ का के सूत्र पहले इसी में बात करें, पहले उस पर एक मिनट कर ले, क्योंकि उनका ये कहना था, जो उनके करीबी हैं उनका कहना था
कि जो एके एंटनी, अनिल एंटनी का जो फॉर्मूला था जो केरला में हुआ, एके एंटनी वेटरन है कांग्रेस के, वो अभी भी कांग्रेस के साथ हैं, अनिल एंटनी भाजपा में चले गए, वो फॉर्मूला कमलनाथ और नकुलनाथ के बीच में नहीं था। वो पार्टी एक संदेश देना चाहती थी कि एक लास्ट मैन स्टैंडिंग जो कांग्रेस के हैं, जो 3 जनरेशन ऑफ गांधीज के साथ काम कर चुके हैं, वो भी आए और उनके साथ बेटा भी आए, लेकिन वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और जो शॉर्ट एनालिसिस हुआ उसी में बात फंस गई, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमलनाथ जी के बीच में मुलाकात नहीं हो पाई और वहीं पे बात अटक गई। जो सवाल वीरा ने पूछा इसका जवाब अब दे देते हैं कि छिंदवाड़ा में कौन है बीजेपी का तुरुप का इक्का। देखिए, थोड़ा छिंदवाड़ा के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो सीट है जो एक बार को छोड़ के कांग्रेस पार्टी ने 92 के बाद कभी आज तक नहीं हारी है। तो ये छिंदवाड़ा कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ है। भारत में कुछ गिनी चुनी सीटें जहाँ पर कांग्रेस कभी नहीं हारी है, उनमें छिंदवाड़ा है। और कमलनाथ की अगर बात करें, पिछले 9 बार से वहां पर वो लोकसभा के सांसद रहे, तो कमलनाथ की पूरी पकड़ छिंदवाड़ा पर है। और अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ, चाहे बीजेपी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सातों की सातों जो विधानसभा सीटें हैं वो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीती। अब जो सवाल आता है वो ये कि आखिर एक बार ऐसा क्या हुआ था वीरा कि जब ये कमलनाथ सीट हार गए, जो खुद अपना चुनाव जो हार गए थे। 96 में आपको याद होगा जब नरसिम्हा राव पीएम थे तो हवाला कांड हुआ था, इसमें कमलनाथ का भी नाम आया था जैन डायरी में, और उसके बाद कमलनाथ को अपनी लोकसभा की सांसदी छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद उनकी जो पत्नी है अलकानाथ, उनको वहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था और वो जीत करके आई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कमलनाथ का यहाँ पर बंगला था, और जब अलकानाथ बन के आई तो वो पहली बार की फर्स्ट टर्म एमपी थी, तो वो कहा गया कि कमलनाथ का जो बंगला है उनको छोड़ना पड़ेगा। तो इस बंगले के लिए, क्योंकि कमलनाथ बंगला नहीं छोड़ना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो ये बंगला चाहिए ही चाहिए। तो अलकानाथ को इस्तीफा दिलवाया गया और कमलनाथ ने लोकसभा का उपचुनाव लड़ा 98। अब ये मान करके सब चल रहे थे वीरा की देखिए कमलनाथ का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, तो कमलनाथ तो जीतना ही जीतना है। लेकिन बीजेपी ने जैसा कि करती है, आप तो कर्नाटक से आप जानते हो कि बेरारी में भी सरप्राइज दिया था, सोनिया गांधी के खिलाफ सुषमा स्वराज को एन मौके पर उतारा था। वैसे ही छिंदवाड़ा में बीजेपी ने सरप्राइज दिया था एन मौके पर सुंदरलाल पटवा, जो कि बहुत कद्दावर बीजेपी के नेता हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया था। 1998 की बात मैं कर रहा हूँ, और तब सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में धूल चटा दी थी। तो कमलनाथ पहली बार वहां पर हारे थे, और इसलिए अब जो आपका सवाल है कि बीजेपी का तुरुप का इक्का कौन होगा, और सवाल में आपने जवाब भी दे दिया था। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का तुरुप का इक्का हो सकते हैं। हालांकि अब चूंकि नाम चल गया, सीक्रेसी आउट हो गई, तो अब शायद ना करें, लेकिन फिर भी हो सकता है कि तुरुप का इक्का शिवराज सिंह चौहान हो। वो इसलिए 2 कारण बता रहा हूँ मैं आपको। पहली बात तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और ये लग रहा था कि शिवराज दोबारा सीएम नहीं बनेंगे, तो सबसे पहले वो छिंदवाड़ा गए कि वहां पर 7 सीटें हम हार गए थे, तो हम कैसे दोबारा जीत सकते हैं। तो ये पार्टी आलाकमान को भी संदेश था। तो पार्टी आलाकमान चाहेगा कि ठीक है, अगर आप इसको इतनी गंभीरता से ले रहे तो आप छिंदवाड़ा जीत करके दिखाइए, तो हम आगे बाद में आपके रोल के बारे में बात करेंगे। और दूसरा ये कि वो चाहते विदिशा से लड़ना। विदिशा जैसे छिंदवाड़ा कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट है, विदिशा बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित है, तो वो नहीं चाहेगी बीजेपी कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लड़े। वहां से तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन छिंदवाड़ा से अब चूंकि ये नकुलनाथ और कमलनाथ की बीजेपी में आने की बात हो गई, तो थोड़ा सा जो मोमेंटम था वो भी ब्रेक हुआ है। तो ये भी बीजेपी को लगता है कि इसका फायदा उसको हो सकता है, और 29 की 29 सीटें पार्टी वहां पर जीत सकती है। चलिए वीरा, आपके सूत्र कर्नाटक का क्या बता रहे हैं? बहुत जल्दी मैं बता दूं कि 2 चीजें हैं कर्नाटक में। एक तो आपको पता है 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव है, जिसमें भाजपा और जेडीएस मिलकर कुपेंद्र रेड्डी को फील्ड किया है। जो ये कुपेंद्र रेड्डी है, जो पूर्व राज्यसभा एमपी रह चुके हैं, वो काफी मनी पावर और कनेक्शंस है उनको सारे साइड्स में। ये माना जाता है वो सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के साथ भी करीब है। तो उनको फील्ड करके भाजपा और जेडीएस ने काफी बड़ा प्रेस्टीज टेस्ट खड़ा कर दिया कांग्रेस के सामने, क्योंकि आप जानते ही है कर्नाटका कांग्रेस का सबसे पावरफुल स्टेट है अभी इस वक्त, और इधर कांग्रेस के पास 138 एमएलए है, 135 उनका एमएलए है, और उनके अलावा 3 एमएलए इंडिपेंडेंट है। सो 138 एमएलएस एंड दे हैव एग्जैक्ट फॉर 3 सीट्स। उसमें अजय माकन फर्स्ट कैंडिडेट है, नसीर हुसैन सेकंड कैंडिडेट है, और थर्ड है चंद्रशेखर। जो चंद्रशेखर के लिए अगर एक भी एमएलए, और एनडीए के पास 7 वोट कम है दूसरा सीट के लिए, तो अगर एक भी एमएलए साइड बदला तो मान लीजिए कुपेंद्र रेड्डी तो हारने का संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ साथ अगर कांग्रेस के पास तीसरा राज्यसभा एमपी ना मिला तो काफी बड़ा प्रेस्टीज इशू होगा पार्टी के लिए।
पार्टी को कहना होता है, सूत्रों को कहना है कि भाजपा से भी हम लोग क्रॉस वोट करा सकते हैं, लेकिन ये सब देखना पड़ेगा 27 को क्या है। और दूसरा चीज मारिया एक और है, इसके बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा चैलेंज होगा मजबूत कैंडिडेट्स लोकसभा पोल्स के लिए चुनने का। पार्टी चाहती है कि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे KH मुनियप्पा, जो काफी सालों से कोलार से जीत चुके हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन अभी MLA है, या HC महादेवप्पा, जिनसे वो चाहती है मांड्या कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने के लिए, क्योंकि याद कीजिए 2004 से 17-18 सीट्स कर्नाटक से भाजपा जीतते आ रही है। तो ये 17-18 सीट में कांग्रेस का जो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार नहीं है, मतलब क्या खरगे जी लड़ेंगे गुलबर्गा से, खोज चल रही है। हाँ जी, तो सो ये खोज चल रहा है, और ये इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले दिनों में देखने के लिए कि कितना दूर तक स्ट्रॉन्ग MPs खड़े करने के लिए। सच बात ये है कि आप भी जानते हैं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत होता है MP इलेक्शंस लड़ने के लिए, और कांग्रेस का फियर ये है कि कुछ MPs ऐसे लड़ेंगे विदाउट स्पेंडिंग मनी और विदाउट पुटिंग फोर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिर सरकार हमारा नहीं होगा, दिल्ली में क्या फर्क पड़ता है इतना खर्चा करके लड़ने के लिए। तो वो भी बात कुछ सूत्रों ने हमें बताया कि वो भी एक कंसर्न है पार्टी। एक चीज बताइए वीरा, क्या ये बात सही है कि जो लिंगायत विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो थोड़े से अपसेट हैं कि जो 3 आपने कैंडिडेट चुने हैं, एक तो बाहरी दे दिया आपने अजय माकन, उसमें एक मुस्लिम दे दिया, और तीसरा जो है आपने एक वोकालिंगा को दे दिया, तो उन्हें नुमाइंदगी नहीं मिली, क्या ये एक फैक्टर बन सकता है? क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट है, वो भी इनको JDS के उम्मीदवार को सपोर्ट कर सकते हैं, और क्या इसीलिए JDS कॉन्फिडेंट है कि उनका उम्मीदवार जीत सकता है? एक वन साइड ये है कि उन्हें नहीं, वो दिल्ली से अजय माकन को कर्नाटक से देने के जगह लोकल कैंडिडेट को देना चाहिए करके कुछ लोगों को कहना है अखिलेश। बट दूसरा साइड से आप देखिए भाजपा का तो एक सीट पक्का है, उन्होंने फील्ड कर दिया। अब वो दूसरा सीट के लिए कांग्रेस वोकलिगा कैंडिडेट को फील्ड करके ये they want to send the message that if JDS is conspiring to defeat a Vocaliga, then it doesn't go down well in the Vocaliga heartland for the JDS as well. तो वो दोनों तरफ की बात चल रही है यहाँ। वीरा, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं चिकमंगलूर को लेकर के? ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी का कमबैक चुनाव था, वो उसी तरह से शायद कोई गांधी वहां जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, एक बात आप समझ लीजिए, 77 is different from 2024. In 1977, देवराज उर्स was the man in charge. Forgive me, माफ कीजिए, मेरा हिंदी कमजोर है, तो I will just explain this in English. No, 77 में जब इंदिरा गांधी चिकमंगलूर चुना था, तब देवराज उर्स CM थे, कांग्रेस का पूरा गढ़ रहा कर्नाटक और साउथ इंडिया। अब वो नहीं है चिकमंगलूर। अब जैसे मैंने कहा, पिछले बार 25 लोकसभा सीट भाजपा जीत कर आई जब कांग्रेस JDS एक अलायंस में थे और कांग्रेस का सरकार चल रहा था इधर 2019 में। तो और ये एक इलेक्शन की बात नहीं है, 2004 से आप देखा जाए तो जब भी विधानसभा का इलेक्शंस होता है उसमें कांग्रेस का काफी स्ट्रेंथ रहा है, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमेशा भाजपा के पास ज्यादा सीटें रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए चिकमंगलूर, हासन, इन सब इलाकों में भी, जहां हासन देवगौड़ा का पुराना कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां भी भाजपा ने JDS से कैंडिडेट लेकर, जो राजू रहा है वहां, वो काफी भाजपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे। तो उस हिसाब से आप देखें तो एक डीलिंकिंग है बिटवीन पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शंस, और मुझे नहीं लगता चिकमंगलूर इतना सेफ सीट है कोई परिवार से लड़ने के लिए, ऐसे कोई सीट नहीं है अभी। का रुख करते हैं, रणवीर हैं हमारे साथ जुड़े हुए। रणवीर, डील इज सील्ड, अब बताइए आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जो 17 सीटें हैं उसमें रायबरेली और अमेठी से कौन है? देखिए, पहले तो बात इसकी होनी चाहिए कि आखिर ये जो डील हुई है इसके पीछे की कहानी क्या है। मजेदार बात ये है, रणवीर की लगातार बातचीत चल रही थी कि होगा या नहीं होगा, साइकिल पर राहुल गांधी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, लेकिन आखिरकार ये आज हो गया, और ये कह भी रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। बिल्कुल, और ये कहानी आपको शुरू होती है पिछले महीने से। पिछले महीने समाजवादी पार्टी ने जब देखा कि बिहार में गठबंधन टूट रहा है, नीतीश कुमार जा रहे हैं और कांग्रेस दबाव में है क्योंकि ममता जी ने जवाब दे दिया, पंजाब से भी जवाब आ गए, तब फिर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और कहा कि साहब हम 11 मजबूत सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। कांग्रेस को लगा भाई ये क्या 11 सीटें, अभी तो बातचीत चल रही है। उसके बाद कांग्रेस के लीडरशिप ने बातचीत बढ़ाई, दबाव बनाया,
अखिलेश यादव ने पूछा कि साहब आप सीट तो मांग रहे हो, जिताओ, कैंडिडेट कहाँ है? तो हमें एक सूची दीजिए जिसमें सीटों का भी नाम हो और प्रत्याशी कौन होगा और कैसे जीतेगा, ये समीकरण हमें बताइए। क्योंकि 2 बार तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन आपने देखा, 2014 में 2 और 2019 में 1, राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए। तो अखिलेश यादव को जो लिस्ट दी गई उसमें सूत्रों ने बताया कि 3 लिस्ट दी गई। पहली लिस्ट गई 9 तारीख को, 9 फरवरी को, उसके बाद दूसरी लिस्ट गई 12 तारीख को और तीसरी लिस्ट गई 19 तारीख को, यानी परसों। और अखिलेश यादव एडमेंट थे इस बात को लेके कि साहब 11 से हम मैक्सिमम करेंगे तो 15 करेंगे। अब 15 तो कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर बातचीत हो गई बंद। अब फिर सूत्रों ने बताया कि इसमें इंटरवीन किया प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी इसलिए इस सीन में आई क्योंकि प्रियंका गांधी को लगा कि भाई अब 1-2 सीट को लेकर के बातचीत ना बिगड़े, लेकिन 2 ऐसी सीटें जहां पे प्रियंका गांधी चाहती है कि कांग्रेस का प्रत्याशी लड़े और जीते, एक है अमरोहा और दूसरी है सहारनपुर। सहारनपुर में कांग्रेस में आ चुके इमरान मसूद को कांग्रेस लड़ाना चाहती है और अखिलेश यादव किसी को भी देने को तैयार थे, लेकिन इमरान मसूद के नाम पे नाराज थे। लेकिन प्रियंका गांधी के कहने पे अखिलेश जी को लगा कि भाई चलो बड़ी नेता है और इनके 2 बड़े नेता बात करते हैं तो दिल पिघलता है, क्योंकि दोनों में रिश्ते खराब ना हो। अखिलेश यादव राजी हो गए। फिर दूसरी सीट है अमरोहा, जहां से दानिश अली बीएसपी के सांसद थे, विवाद हुआ, कांग्रेस के नजदीक आए, उनको लड़ाना था। तो अखिलेश यादव ने कहा चलिए साहब इतना है, 80 में से 2 और ले लीजिए, हम टोटल 17 कर देंगे। ये 17 लिस्ट देने के बाद बातचीत हो गई फाइनल और राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव जाने वाले थे। और अखिलेश यादव ने पूरी सदरी बदरी बढ़िया सलाह रखी थी कि भाई अब पहुंचना है रायबरेली और दिखा देना है कि हमारा गठबंधन हो गया। लेकिन अचानक जो है कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अखिलेश यादव को फोन किया और कहा अखिलेश जी, राहुल जी ने कहा है कि 2 सीटें और चाहिए, मुरादाबाद और बिजनौर। क्या ये आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जाने दीजिए, वो नाम चूंकि सूत्र ने कहा कि नाम मत लीजिए, तो एक बड़े नेता ने अखिलेश जी को फोन किया, बिजनौर और मुरादाबाद। अब इसकी कहानी क्या है? कहानी ये है कि मुरादाबाद मंडल की 6 की 6 सीटें भाजपा हार गई 2019 में। मुस्लिम बहुल इलाका है, जाट भी थे और जैन भी साथ थे, बीएसपी भी साथ थी। तो दलित भी मिल गए, जाट भी मिल गए, मुस्लिम भी मिल गए, यादव भी मिल गए और 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब यूपी में लड़ाई किसकी है? लड़ाई है वोट बैंक की। और कांग्रेस पार्टी के पास वर्तमान में कोई वोट बैंक नाम की चीज यूपी में नहीं है, क्योंकि जाट कहीं और है, ओबीसी कहीं और है, फॉरवर्ड कहीं और है, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ है। तो ये जो वोट बैंक खींचने की जो कोशिश है, इसके लिए कांग्रेस चाहती थी कि साहब हमको जो है आप बिजनौर भी दीजिए, हमको अमरोहा भी दीजिए, हमको मुरादाबाद भी दीजिए। अखिलेश ने कहा ये क्या बात हुई, एक मंडल की 3 सीटें आप ही ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, और अगर आप लड़ लिए तो मुस्लिमों को मैसेज क्या जाएगा कि सब 15 सीटें या 17 सीटें कांग्रेस को दी और कांग्रेस ने 7 मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए, यानी कि लगभग आधे। तो उस कंडीशन में अखिलेश के लिए बड़ा आगे आने वाला जो चुनाव है 27 का, उसके लिए मैसेज खराब होता। अखिलेश ने कहा नहीं देंगे और वहां बात अटक गई। अब अमेठी में थे राहुल गांधी उस दिन और अखिलेश यादव लखनऊ में बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि फोन आएगा, हाँ करेंगे और अगले दिन मैं रायबरेली जाऊंगा। फोन नहीं आया। आखिरी बातचीत हुई अमेठी जिस दिन थे, यानी कि परसों, उस दिन सुबह 10:30 बजे, और 10:30 बजे के बाद अखिलेश यादव इंतजार करते रहे, कोई भी बातचीत नहीं हुई। अखिलेश यादव नहीं गए रायबरेली और राहुल गांधी यात्रा करते लखनऊ आए और लखनऊ में रहने के बावजूद दोनों नेताओं की ना बात हुई ना मुलाकात हुई। तब बीमार पड़ी प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया और प्रियंका गांधी ने पहले राहुल गांधी से बात की कि ऐसे नहीं चलेगा, गठबंधन जरूरी है क्योंकि गठबंधन अब टूटता हुआ दिख रहा है। फिर प्रियंका गांधी ने बात की अखिलेश यादव से और उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हमको नहीं चाहिए मुरादाबाद, हमको नहीं चाहिए बिजनौर, लेकिन एक हाथरस वाली जो सीट है उसको बदल के हमें दे दीजिए सीतापुर। अखिलेश जी ने कहा कि ये ठीक है, हम इस पे राजी हैं और उसके बाद 17 सीटों पे डील फाइनल हुई। थोड़ी देर में जब सारा कुछ होने के बाद अब अखिलेश यादव मुरादाबाद में घोषणा भी कर चुके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा भी सब कुछ हो गई। तो अब 17 सीटों पर लड़ेंगे कांग्रेस वाले 62। जी हाँ, वो तो आपने बता दिया कि 62 पर सपा है और 17 पर है और 1 पर चंद्रशेखर आजाद है। एक पर चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर, हाँ, मुरादाबाद की सीट पर मुझे बात करनी थी क्योंकि वहां से रॉबर्ट वाड्रा जो है, जो प्रियंका के हस्बैंड है, वो ये कह चुके थे कि अगर मौका मिला तो हाँ मुरादाबाद, चूंकि वहीं से आते भी, उसी सीट से आते हैं, वहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं वहाँ के, अगर मौका मिला तो जरूर वहां से लड़ेंगे। तो इसीलिए मुरादाबाद पर कांग्रेस इंसिस्ट कर रही थी। वाड्रा जी के चुनाव लड़ने की संभावना बहुत कम है, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं। और सूत्र ये कह रहे थे कि गांधी फैमिली मुरादाबाद को लेकर के इस प्लान में थी कि हो सकता है कि मुरादाबाद से प्रियंका गांधी को भी उतारा जाए, 2 सीटों पर लड़ सकते, और इस वजह से बातचीत चल रही थी मुरादाबाद की। लेकिन मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का सिटिंग एमपी
डॉक्टर एस टी हसन, और सिटिंग एमपी का टिकट काट के गठबंधन से अगर उसको दे दिया जाए तो मुस्लिम भी नाराज होगा और अपने प्रत्याशी भी। इसलिए मुरादाबाद को लेके बड़ा पेच फंसा था, फाइनल हो गई सब बातचीत। अब एक सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है, नगीना। नगीना विधान लोकसभा सीट जो है वो आती है बिजनौर जिले में। यहाँ पर जाट भी हैं, यहाँ मुस्लिम भी हैं और दलित भी हैं, और इसी वजह से सुरक्षित सीट है ये। तो यहाँ पर अखिलेश यादव चंद्रशेखर रावण को लाना चाहते हैं। अब सूत्र क्या कह रहे हैं, इसमें भी बहुत मजेदार बात है। चंद्रशेखर रावण को कांग्रेस चाहती है कि ऐसा दिखाई दे कि हमने मौका दिया, और अखिलेश चाहते हैं कि ऐसा दिखाई दे कि हमने मौका दिया। अब ये मौका क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि दलित अब धीरे धीरे मायावती से टूट रहा है और दलित आना चाहिए समाजवादी पार्टी में, और इसीलिए पिछले साल 1-1.5 साल पहले करीब अम्बेडकर वाहिनी अखिलेश यादव ने बनाई। अम्बेडकर वाहिनी का खूब जोर शोर से प्रचार चल रहा है, क्योंकि आपने लोहिया वाहिनी सुना होगा, आपने युजन सभा सुना होगा, लेकिन अम्बेडकर वाहिनी जब गठित हुई तो वो उसका टारगेट था दलित वोटों को खींचना, और इसलिए चंद्रशेखर रावण को नगीना उतार करके अखिलेश यादव ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम हम उनके हितैषी हैं। जाटों का हितैषी बनने के लिए उन्होंने जयंत को लिया था, हालांकि जयंत ने अन्य मौके पर पलटी मार दी, और उसके बाद वो चाहते हैं दलितों के भी मसीहा बनना, ताकि उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और सपा की। और अखिलेश ये भी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में रहे, लेकिन उसको मुस्लिम वोट बैंक मिल जाए, क्योंकि अखिलेश यादव का चुनाव 2024 का चुनाव नहीं है, असली चुनाव है 2027 का, क्योंकि उनको बनना है मुख्यमंत्री, और इसलिए अखिलेश यादव अपना पूरा गुड़ा भाग कर लिया। और इसमें सूत्र की एक और मजेदार बात बताता हूँ, 1-2 ऐसी सीटें थी जो उन शुरुआती 11 सीटों में नहीं थी, फिर 15 में भी नहीं थी। कांग्रेस के एक नेताजी हैं, खूब रगड़े, यहाँ वहां फोन किया, और इतना फोन किया कि किसी तरह से मेरी सीट जुड़ जाए, और वो सीट जुड़ के नाम बता देता हूँ, देवरिया सीट से कांग्रेस के एक ठीक ठाक नेता हैं, गांधी परिवार के नजदीकी हैं। उन्होंने देवरिया में नाम जुड़वाने के लिए जितना जोर तोड़ हो सकता था, जितनी कोशिश हो सकती थी, सब की। अब फाइनली उन्होंने, आज शायद उनके घर पे पार्टी वार्टी होगी, क्योंकि अब गठबंधन हो चुका है ना। जी, सवाल का आप जवाब दे दीजिए, आपने पूरा बैकग्राउंड बता दिया। अमेठी और रायबरेली से किसका नाम दिया है कांग्रेस ने? देखिए, नाम अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ऑब्वियसली अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, पिछली बार भरे हार गए हों, और एक तरफ अब स्मृति ईरानी उनको चुनौती भी देती दिखाई दे रही है। घूम के अमेठी में वो कह रही हैं, आए बिना गठबंधन के लड़ ले, या गठबंधन में ही लड़ ले। तो राहुल गांधी संभव है कि अमेठी चले जाए, और ये भी संभव है कि प्रियंका गांधी रायबरेली आए, क्योंकि उनकी माँ की सीट है। फिरोज गांधी वहां से रहे, इंदिरा गांधी रही, और रायबरेली का एक अटैचमेंट गांधी परिवार से है। अब एक सूत्र तो नहीं, लेकिन एक बंदा कल मुझे मिला, मोची का काम करता रायबरेली में, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, मैं भी उनकी दुकान पे जाके बैठ गया जमीन पे। मैंने कहा, भाई क्या माहौल है? बोला, राहुल गांधी लड़ियन तो ना जीती। हम पे काहे? तो बोले कि राहुल गांधी ने प्रियंका आएंगी तो भैया हम लोग रायबरेली में उनको वोट दे सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी को लड़ना चाहिए था। तो ये वहां के लोगों का एक थोड़ा सा परसेप्शन है, क्योंकि राहुल गांधी चुनाव हार गए और उसके बाद अमेठी से दूरी भी बना ली, और दूरी बनाने की वजह से लोग थोड़ा सा ऐसा लगता है, और नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया का जो माहौल बीच में क्रिएट हुआ था इस वजह से। लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर रायबरेली के लोगों में एक अट्रैक्शन है, और उनकी माँ की सीट रही है, ऐसे में सूत्र ये कह रहे हैं कि वो लड़ सकते हैं। और एक और सीट जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, वो सीट है वाराणसी। अब आप देखिए, वाराणसी से लड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबको पता है कि ना कांग्रेस जीतने वाली है, ना सपा जीतने वाली है, क्योंकि माहौल जिस तरह से है प्रधानमंत्री का, माहौल ठीक। लेकिन वाराणसी सीट को लेके कांग्रेस ने कहा कि साहब हमें चाहिए, सपा ने कहा हम नहीं देंगे। और कल मतलब अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक लिस्ट जारी की, और लिस्ट जारी कर कहा सुरेंद्र पटेल, जो कि उनकी सरकार में मंत्री रहे कैबिनेट, वो लड़ेंगे चुनाव। अब आप सोचिए कि हारने के लिए भी सीट पर लड़ाई हो रही है। सबसे मजेदार बात ये, अब ये क्यों है? तो एग्जैक्टली तो सूत्रों से हमने पूछा कि साहब जीतने वाली सीट पर लड़ाई होती है, समझ में आता है, हारने वाली सीट पर क्यों लड़ रहे हैं? तो बोले कि संदेश देने के लिए कि पीएम के खिलाफ हमारा प्रत्याशी लड़ेगा, पूरे देश में मैसेज जाएगा कि हम मजबूत सीटों पे मजबूत आदमी के खिलाफ लड़ते हैं, भले हारेंगे लेकिन एक संदेश जाएगा। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग का ये पूरा मामला है। और कुछ और सीटें हैं जैसे सहारनपुर, इमरान मसूद बहुत खुश होंगे, गठबंधन हो चुका है, सहारनपुर से मौका मिलेगा। हालांकि वो लड़ेंगे तो ध्रुवीकरण होगा, सीधा हिंदू मुस्लिम होने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इमरान मसूद आएंगे, बातचीत उसी तरह होगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेगी, और इमरान मसूद जिस तरह की राजनीति करते हैं सबको पता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, ये सारे मंडलों में इस बार सीधे ध्रुवीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भयंकर होने वाला है। और जयंत चौधरी
बेचारे चले तो गए सपा से, अब भाजपा से सीट मांग रहे हैं, मिल रही है 2, अब वो चाहते हैं ज्यादा, क्योंकि सपा ने दे दी थी 7, भाजपा कह रही है कि साहब लेना हो तो 2 ले लीजिए, क्योंकि अब तो भारत रत्न दे दिया, जो इतने लंबे समय 3-4 दशकों से मांग रहे थे, दे तो दिया, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो जयंत चौधरी वेट कर रहे हैं, राज्यसभा दे देंगे, राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं है, उनको यूपी में मंत्री पद भी चाहिए, उनको केंद्र में मंत्री पद भी चाहिए उनको। इसके बाद तो भाजपा ने कहा कि 2 सीटें, इसलिए कि अपना दल को 2 मिलती है, निषाद पार्टी को 1 मिलती है, अब सुभाषपा भी साथ आ गई है तो सुभाषपा को 1 मिलेगी, और उसके बाद जयंत चौधरी उनको 2 मिल जाएगी, तो 2, 2 4 और 2 6 सीटें दे देंगे, और इसके बाद भाजपा लड़ेगी 74 पर। तो ये पूरी प्लानिंग यहाँ पर चल रही है, और इस बीच में बीजेपी खूब मच रही है। हाँ, यूपी का आपने हम लोग को बिग पिक्चर, स्मॉल पिक्चर और सूत्र क्या कह रहे हैं वो भी बता दिया। अब रौनक के पास आएंगे। रौनक, क्या कहेंगे आप? सूत्र बता रहे हैं, एमवीए में क्या हो रहा है, नड्डा जी भी पहुंच गए हैं, और फिर इधर क्या हो रहा है, एनडीए? जी देखिए, सबसे पहले आज चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र दौरे पर 2 दिवसीय दौरा रहेगा, उसकी पहली हेडलाइन में आपको बता दूं कि वो अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, इलेक्शन कमेटी की उनकी बैठक है, ये तो अलग है, लेकिन जो बड़ी बात है कि प्रकाश अंबेडकर के घर शाम 7 बजे जेपी नड्डा जा रहे हैं। जो पार्टी ने उनका प्लान रिलीज किया है उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अगर प्रकाश अंबेडकर के घर जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात करते तो क्या मैसेज देने की कोशिश है। मुख्य तौर पर ये तो बिल्कुल साफ है कि प्रकाश अंबेडकर बीजेपी के साथ नहीं आने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं उन वोटरों में या फिर महाविकास आघाड़ी में एक दरार इस मुलाकात की वजह से होने की कोशिश कहीं बीजेपी तो नहीं करना चाहती है। एक बड़ा मैसेज यहाँ देने की कोशिश रणनीति के तहत ये मुलाकात या फिर ये दौरा बनाया गया है क्या, ये भी देखना जो है महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी बहुत सोची समझी रणनीति के हिसाब से हर एक कदम जो है बढ़ाती हुई दिखती है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री का जो बयान लोकसभा में है ना, आखिरी 17वीं लोकसभा के आखिरी वक्त में उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि 400 प्लस हम लोग सीटें जो है 2024 में जीतेंगे। तो उसको लेकर एक एक सीट पर, जैसे कि आपने देखा होगा कि हॉकी में मैन टू मैन मार्किंग होती है, वैसे एक एक सीट पर यहाँ पर बीजेपी मार्किंग करती हुई दिख रही है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया की मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपको महाराष्ट्र की और साउथ इंडिया में जैसे बता रहे थे, वहां पर जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिख रहा है, और महाराष्ट्र के 48 सीटें, इसीलिए यहाँ पर बीजेपी को कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए अच्छी ऑफर्स देकर लाने की उनको कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। एमवीए को इतने हल्के में लेने की फिलहाल जरूरत नहीं, क्योंकि शरद पवार भी लगातार अलग अलग इलाके का दौरा कर रहे हैं, खुद उद्धव ठाकरे घूम रहे हैं, और अब तो हम ये देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे जो हमेशा घर पर बैठकर लोगों को बुलाकर मीटिंग करते थे, वो जगह जगह जाकर लोगों से मिलना, शाखाओं में जाना, तो उन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू किया है। अब ये बताएं, नड्डा जी उस दिन पहुंचे हुए हैं जब एक दिन पहले असेंबली ने पास किया है रिजर्वेशन कोटा, मराठा कोटा, तो क्या ये भाजपा संकेत देना चाह रही है कि उसका क्रेडिट हमको भी मिले, शिंदे ना लेकर चले जाएं? नहीं, देखिए, बीजेपी की रणनीति साफ है कि बीजेपी ने जो कुछ दिनों पहले यहाँ पर प्लान बनाया हुआ है कि मराठाओं को, चूंकि शिंदे की एक नई पार्टी है, भले ही उन्होंने अपना नाम शिवसेना रखा हो, लेकिन एज ए लीडर शिंदे के पास कोई वोट बैंक नहीं है, तो जो मराठा वोट है, और मैं आपको बता दूं कि मराठाओं में 2 तरह की कैटेगरी महाराष्ट्र में होती है। एक तो विलासराव देशमुख, शरद पवार वाले जो मराठा है, वो थोड़े अपर कास्ट वाले मराठा माने जाते हैं, लेकिन शिंदे जो एकदम जमीनी, जो लोगों को आरक्षण चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले एकनाथ शिंदे। तो जो मनोज जरांगे पाटिल का लगातार यहाँ पर आंदोलन देखने को मिल रहा है, उन मराठाओं को साधने की कोशिश एकनाथ शिंदे के जरिए की जा रही है। दूसरी तरफ छगन भुजबल को ओबीसी का नेता बनाया जा रहा है, और उनको भी कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे से समर्थन कर रही है, क्योंकि ओबीसी बीजेपी का भी एक वोट बैंक महाराष्ट्र में रहा है। गोपीनाथ मुंडे के बाद अब तक उतने बड़े स्तर का कोई ओबीसी नेता महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं छगन भुजबल का स्तर बीजेपी बढ़ा रही है। और हमारी तो ये भी जानकारी है कि हो सकता है कि छगन भुजबल नासिक से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। और जो कई हमारे जो हमारे जानकार है, जो बड़े बीजेपी के नेता है महाराष्ट्र में,
स्ट्रैटेजी में जो काम कर रहे हैं वे हमें ऑफ रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो छगन भुजबल को भी वहां से लड़ाया जा सकता है। तो एक एक सीट का हिसाब जो है बीजेपी यहाँ पर लगा रही है। और अगर आप एक चीज बताइए, जो सीटों का हिसाब बीजेपी लगा रही है रौनक, तो अगर 48 सीटों की बात करें तो पिछली बार 25-23 का सीधा सीधा बंटवारा था शिवसेना बीजेपी का। इस बार एनसीपी का भी एक धड़ा, अजित पवार वाले वो साथ में बीजेपी के, एकनाथ शिंदे का गुट अलग आ गया। तो इस बार बीजेपी क्या करेगी? 25 से बढ़ाएगी अपना नंबर, कोशिश करेगी कि बड़ा भाई बन करके ज्यादा सीटें लड़े यहाँ पर। और क्या बाकी जो दल हैं क्या उससे संतुष्ट होंगे? आप ही की जानकारी आपने बताया था सूत्रों के हवाले से कि अजित पवार 10 सीटें चाहते हैं और एकनाथ शिंदे का गुट पिछली बार से ज्यादा सीटें चाहता है। तो ऐसे में ये सीटों का बंटवारा कैसे हो पाएगा? जी देखिए अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अशोक चौहान को यहाँ पार्टी में लाया गया, इसके अलावा भी अभी पाइपलाइन में 2 और 3 बड़े ऐसे नेता हैं, क्योंकि अब तक ऑफिशियली न एकनाथ शिंदे न अजित पवार से गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर कोई बैठक नहीं की है। बीजेपी की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की। अगर ये नेता अपनी पार्टी में प्लेस हो जाते हैं तो बार्गेनिंग पावर बीजेपी की बढ़ेगी। और हमारी तो यही जानकारी है कि बीजेपी 25 सीटों पर इस बार मानने वाली नहीं है। बीजेपी का अपर हैंड है। बीजेपी 28 से 30 सीटें लड़ने जा रही है और उनमें से कुछ सीटें शिंदे कैंप की भी बीजेपी अपने पाले में चाहती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक सीट है नागपुर से सटी हुई, नागपुर ग्रामीण की सीट है, रामटेक की सीट, जो कि बीजेपी उस पर दावा कर रही है। दक्षिण मुंबई की सीट है, एकदम हॉट सीट है, जहां से फिलहाल अरविंद सावंत शिवसेना के सांसद है। मिलिंद देवरा चूंकि पहले कांग्रेस से लड़ा करते थे, वहां से राहुल नार्वेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष है उनको, या फिर मंगल प्रभात लोढ़ा जो सरकार में मंत्री है, दोनों में से किसी एक को बीजेपी उम्मीदवार बनाना चाहती है। तो बीजेपी ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। अब सवाल आता है कि क्या अजित पवार मानेंगे? अजित पवार 5 सीटों पर भी मानने के लिए तैयार है। उनके पास लोकसभा का कोई एम्बिशन नहीं है, उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है। और रहा सवाल एकनाथ शिंदे का, तो वहां थोड़ी सी बेचैनी उनके सांसदों में है। उसका कैसे सॉल्यूशन बीजेपी निकालती है और वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है जो महाराष्ट्र का आपने समीकरण बताया। इसमें एक चीज ये बता दीजिए कि जो महाविकास अघाड़ी है, जो प्रकाश आंबेडकर, जहां से बातचीत आपकी शुरू हुई थी, आप ही ने रिपोर्ट दी थी कि जब प्रकाश आंबेडकर गए थे मीटिंग के लिए तो शायद बाहर इंतजार करना पड़ा था और एक तरह का ये मैसेज गया था कि उनको वो सम्मान जिसके हकदार है वो नहीं मिला था। तो ऐसे में ये प्रकाश आंबेडकर का फैक्टर ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? आप ये तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या ये वहां साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर जिस तरह का दावा कर रहे हैं और जो डेटा दिखाकर वो बार्गेनिंग महाविकास आघाड़ी से करना चाहते हैं वो 2019 की है। 2019 में उन्होंने और एमआईएम ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और अगर एवरेज वोट की बात की जाए तो 14% उन्हें वोट मिला था। अलग अलग सीट पर कहीं 7, ऐसा एक एवरेज 14% वोट मिला था। उनका यह कहना है कि जिन सीटों पर हमें ज्यादा वोट मिले हैं, मसलन नांदेड़ की सीट हो गई, अमरावती की सीट हो गई, अकोला की सीट हो गई या सोलापुर की सीट हो गई, 5 सीटें प्रकाश अंबेडकर मांग रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी केवल 2 सीट देने के लिए तैयार है। अब इस पे आगे बातचीत कैसे बनती है देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर प्रकाश अंबेडकर अलग लड़े तो 2019 ही महाराष्ट्र में रिपीट होगा, ये तय मान लीजिएगा। चलिए, आपने बहुत सारी जानकारी दी। रौनक, रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से बात करेंगे सूत्र से और फिर से हम आएंगे इस एपिसोड को लेकर के, एक नए एपिसोड को लेकर, क्योंकि सूत्र जो हमारे हैं अखिलेश जी वो लगातार हमें जानकारी देते रहेंगे और आपको हम हर सप्ताह ये बताएंगे हमारे जो सूत्र हैं हमें क्या क्या जानकारी दे रहे हैं। आज हमने महाराष्ट्र की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, कर्नाटक की बात की, मध्य प्रदेश की बात की। आगे भी इसी तरह हम अन्य राज्यों की बात भी करते हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर सूत्र क्या बता रहे हैं, कितने मंत्री हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, कहां से लड़ सकते हैं, कांग्रेस में कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं। ये सारे ऐसे मुद्दे जिसके बारे में हम लगातार जानकारियां इकट्ठी करेंगे अपने सूत्रों से और आपके सामने लेकर आएंगे।